Just a second. नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया है, सैंक्चुरी स्पेलिंग थोड़ा गलत है, करेक्ट कीजिए, SANC होगा, सैंक्चुरी, SANC, सैंक्चुरी, राइट। और ये भी प्रोटेक्टेड है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, तीनों प्रोटेक्टेड लेकिन थोड़ा डिफरेंस। नेशनल, ये तीनों के तीनों आपका इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में आता है, इसी के ऊपर में, इसके ऊपर में क्वेश्चन होता है। तो जरा अच्छा अपना ग्रुप मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए बोलिए, डियर स्टूडेंट्स, सब अपना ग्रुप मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए बोलिए। आईएनडी इफ यू हैव जॉइन प्लीज बोलो, सब फ्रेंड्स को बोलो ज्वाइन करने के लिए बोलो। वे ज्वाइन कर जाओ, ये जगह इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से करा देते हैं और इसके साथ हम ड्रग्स भी पढ़ाएंगे पूरा 12 बजे तक, ठीक है। सो प्लीज टेक नोट। हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर, ये जो पॉइंट आ रहा है, यस एंड थैंक यू। Habitat for particular wild animal species. Did you get this? This is park is for wild animal, not for plants, not for wild plant. But national park में conservation target क्या है? Plants target नहीं है, animal target है. Did you understand? उसको करना पड़ेगा। Next आ जाएगा generally species oriented. अपने आप को नेटवर्क प्रॉब्लम, अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ सर, करो अपने आप को म्यूट, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, करो, देखो। ऑलराइट, अब देखिए, नेशनल पार्क साइज वाइज बड़ा है और सैंक्चुरी छोटा है। महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सोचो और बॉक्सर टाइगर रिजर्व सोच लो। बॉक्सर टाइगर रिजर्व एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में आ रहा है, सही है, डुअर्स में बॉक्सर टाइगर रिजर्व। सो व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व? ये होल इकोसिस्टम ओरिएंटेड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है। सैंक्चुरी बोला जा रहा है जनरली स्पीसीज ओरिएंटेड बट नॉट सो मच स्पेसिफिक। सो स्पेसिफिक कौन है? स्पेसिफिक कौन है? नेशनल पार्क। गॉट इट? अ पॉइंट टू बी नोटेड, जनरली स्पीसीज ओरिएंटेड। इवन सैंक्चुरीज में भी बोला है कि स्पीसीज ओरिएंटेड है, दो चार स्पीसीज को वहां पर प्रॉपर्ली कंजर्व करके रखने का टारगेट होता है, लेकिन बट नॉट सो स्पेसिफिक एज दैट अबाउट नेशनल पार्क। नेक्स्ट आ जाएगा, एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज द होल इकोसिस्टम कंजर्वेशन, होल इकोसिस्टम कंजर्व, प्लांट्स एनिमल सब लेके। नेक्स्ट, इसका जो नेशनल पार्क का जो बाउंड्री है, ये लेजिस्लेशन मतलब गवर्नमेंट का अनुसार ये बाउंड्री डिमार्केट होता है, राइट, गवर्नमेंट के अनुसार। तो बाउंड्री डिमार्केटेड बायोस्फीयर रिजर्व का भी एज वेल एज नेशनल पार्क का भी लेजिस्लेशन एकदम पूरा रूल के हिसाब से, समझ में आ रहा है, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। लेकिन सेंचुरीज ऐसा कोई लेजिस्लेशन के हिसाब से नहीं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर बफर जोन का गेम क्या है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं आपको ना बायोस्फीयर रिजर्व का ना 3 तो मेजर एरिया दिखाता हूँ। देखो एक बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व का ना, कहाँ गया भाई, एनिमल्स, एक सेकंड। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व का 3 एरिया का नाम मैं बता रहा हूं। ये देखो बायोस्फीयर रिजर्व का 3 एरिया का नाम, एक होता है कोर जोन, ये देख, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। There is a core zone which is only for the wild. A core zone is kept only for the wild. ये core zone जो है only for the wild है। ये देख core area only for the wild, right? बायोस्फीयर रिजर्व का 3 जोन होता है। एक होता है नेक्स्ट है बफर जोन, which is the buffer zone, कलर चेंज कर देता हूँ। सोचो ये बफर जोन है, दिस इज द बफर जोन, ये देखो बफर जोन। तो बफर जोन में कौन अलाउड है? कोर जोन इज ओनली फॉर द वाइल्ड, ह्यूमन इंटरफेरेंस
एकदम नहीं, जीरो ह्यूमन इंटरफेरेंस, जा ही नहीं सकते कोर्ट जोन में, nobody can go. But what about the buffer zone? बफर जोन में कौन कौन अलाउड है? रिसर्चर्स अलाउड है। ये देखो एजुकेशनल एक्टिविटी पॉसिबल है बफर जोन में। एक मिनट दिखा देता हूँ, ये देखो एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन क्या क्या है। एक हो जा रहा है कोर जोन, दूसरा बफर, तीसरा ट्रांजिशन। तो व्हाट अबाउट द बफर? ये जो बफर के बारे में बोला जा रहा है, ये जो बफर जोन के बारे में बोला गया, ये जो जोन है ये बफर जोन, राइट। इसमें नोटिस कर, बफर जोन में रिसर्च अलाउड है, एजुकेशनल एक्टिविटी अलाउड है। Please take note, the buffer zone surrounds the core area and is managed to accommodate a greater variety of resource use strategies. Are educational activities allowed? Researchers are they allowed? Answer is yes in the buffer. But you go to transitional zone. ये ट्रांजिशनल जोन में वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटी अलाउड है, जैसे दुकान खोल सकता है, रिसोर्ट्स वगैरह। सो एक आप सोचो कि बॉक्सर टाइगर रिजर्व के जो पेरीफेरी में है, बाउंड्री एरिया में, वहां पर आपको ट्रांजिशनल जोन मिलेगा, छोटा छोटा दुकान मिलेगा, देन छोटा छोटा शॉप्स, राइट। रिसोर्ट्स वगैरह भी, मतलब जो छोटा छोटा रिसोर्ट्स अलाउड होता है वो सब ट्रांजिशनल जोन में अलाउड होगा। I hope you're understanding the 3 zones. Number 1, core left only for the wild. Buffer, educational activity, researchers allowed. Transitional में कौन अलाउड होगा? छोटा छोटा दुकान खोलना, इकोनॉमी, लोकल पीपल को वहां पर जो फॉरेस्ट के आसपास में है उन लोगों को एक जॉब, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब बोलेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, राइट। फॉरेस्ट का प्रोड्यूस बिक्री कर सकता है। अब देखे ही होंगे ना, यू मस्ट हैव नोटिस कि कहाँ गाड़ी वाड़ी पार्किंग करता है, वो जोन ट्रांजिशन जोन है। छोटा मोटा होटल्स है, दैट द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। सो काइंडली चेक दिस, दीज आर द 3 मेजर जोन्स जो आपको मिल जाएगा। व्हाट द जोनेशन इन अ टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर रिजर्व, प्लीज ड्रॉ इट, नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए। Transition also the outermost part of the biosphere is an area of active cooperation। हाँ, ये जैसा डेफिनेशन, मैं ये डेफिनेशन देना चाह रहा था। डेफिनेशन क्या है? बिटवीन द रिजर्व मैनेजमेंट, मतलब फॉरेस्ट जो मैनेज करता है, एंड द लोकल पीपल, यहाँ पर एक्टिव कोऑपरेशन होता है। व्हाई? बिकॉज वेरिंग एक्टिविटीज लाइक सेटलमेंट्स, छोटा छोटा सेटलमेंट्स, घर अलाउड है, राइट, क्रॉपिंग अलाउड है, फॉरेस्ट्री अलाउड है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अलाउड है, and other economic uses continue in harmony with the conservation goals। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ट्रांजिशन, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में आ रहा है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जानते हो, पहले क्या था ना कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि फॉरेस्ट बचाने के लिए गवर्नमेंट पूरा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाता था, एंड स्ट्रिक्ट रूल लगाने चक्कर में मतलब क्या बोलते हैं कि लोकल पीपल जो फॉरेस्ट के ऊपर में डिपेंडेंट है, वो अगर फॉरेस्ट का प्रोड्यूस काट के लेके जाता था और उन लोगों को जेल में डाल देता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता था। लेकिन लोकल पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दैट फॉरेस्ट ना, जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट सोचा इस तरह से सप्रेस करके नहीं होगा, उन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा टू मैनेज द फॉरेस्ट। तो बोला ठीक है, ट्रांजिशनल जोन में उन लोगों का कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ करो, जिससे थोड़ा कमाई आएगा, पैसा वैसा आएगा, उन लोगों का घर चलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मतलब हम लोग का जो आप जानते हैं कि बॉटनी के बाद ग्रेजुएशन बॉटनी से करोगे देन यू कैन गिव इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होता था, यूपीएससी कंडक्ट करता। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन बॉटनी ऑनर्स अगर हो, अगर ये क्रैक करोगे तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वगैरह आप बन सकते हो। तो पहला कॉन्सेप्ट था कि भाई सप्रेस करके नहीं, क्यों काटेगा फॉरेस्ट, जेल में डाल देंगे, लेकिन वो तो ना खाना ही नहीं मिल रहा है तो फॉरेस्ट तो काटेगा ही, फॉरेस्ट फूड काटेगा और बिक्री करेगा। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। बोला कि नहीं, लोकल पीपल को साथ में लेते हुए अगर हम फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, देन लोकल पीपल विल अंडरस्टैंड, वहां का लोकल पीपल फॉरेस्ट के आसपास भी विल अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट रहेगा तो मेरा कमाई रहेगा, ओके, मेरा लाइवलीहुड चलेगा। तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने से वो लोग रोकेगा, फॉरेस्ट में एनिमल्स का पोचिंग से रोकेगा। समझ में आ रहा है? तो यही कॉन्सेप्ट है। ये अलाउड कहां पे होता है? ट्रांजिशनल जोन। आई होप यू गॉट द 3 मेजर जोन्स ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व, नेमली द कोर लेफ्ट ओनली फॉर द वाइल्ड, वहां पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं, कोई भी नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है बफर जोन, एजुकेशनल एक्टिविटी, रिसर्च वर्क अलाउड। नंबर 3 ट्रांजिशन जोन, एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द रिजर्व मैनेजमेंट, फॉरेस्ट रिजर्व मैनेजमेंट एंड द लोकल पीपल।
right? Very activities like settlements, थोड़ा बहुत क्रॉपिंग अलाउड है, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट्री अलाउड है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह चलता है, इकोनॉमिक यूजेस माने व्हाट, पैसा कौड़ी कमाने का कोई रास्ता आता है, ऐसा एक्टिविटीज अलाउड किया जाता है विच इज इन हार्मनी विद द कंजर्वेशन गोल्स। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। So these are very nicely put definition for transition zone. Okay, I hope you have written this. If you are done through this, let's go back to the ट्राइबल पीपल में कहीं कौन जोन है? tribal people. They can live, tribal people सब जगह अच्छे, not necessary. अगर जहाँ पर है so they can be in transitional zones also, they can be in the buffer zones also, right? Usually buffer zone থাকতে পারে, কিন্তু buffer zone is what is allowed is usually what you call educational activities, research work allowed किया जाता है। और tribal people को settlements के लिए अगर बोलेगा, settlements के लिए usually transitional zone में ही बोला जाता है कि आप transitional zone में जाओ। लोकल पीपल थोड़ा ही लोकल पीपल। हाँ लोकल, हाँ there are so many tribal people over there, right? जो transitional zone में ऐसा settlements कर दिया गया है, नहीं तो अगर वो कोर जोन में घुस जाएगा तो फिर प्रॉब्लम, राइट? तो इनके लिए तो फॉरेस्ट लोग बोला है कि आप यहाँ पर रह जाओ, यू स्टे हियर, छोटा मोटा हार्ट घर बना दिया है, राइट? गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके भी किया है। ओके, जस्ट अ मिनट। Recording stopped. Recording in progress. हाँ, क्या क्वेश्चन है बोलो? ट्राइबल सेटलमेंट्स अलाउड इन द बफर जोन्स। Tribal settlements allowed in the buffer zone, they will usually not give you, because buffer zone का definition क्या हो रहा है? And is managed. The buffer zone surrounds the core area and is managed. Buffer zone is managed by the forestry people, right? To accommodate a greater variety of resource use strategies. To accommodate a greater variety of resource use strategies and research and educational activities. Obviously, it is managed by the forestry. डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट उसको तो मैनेज करना करेगा ना। अगर एजुकेशनल एक्टिविटी रिसर्च अलाउ करे, रिसर्चर्स को अलाउ करे तो उसको तो मैनेज करना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट्री पीपल कैन गो अप टू द बफर। फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट का जो लोग है वो बफर जोन तक ऑब्वियसली जा रहा है और मैनेज भी कर रहा है उसको, राइट? तो टू एकोमोडेट अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ रिसोर्स यूज स्ट्रेटजीज, टू एकोमोडेट अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ रिसोर्स यूज स्ट्रेटजीज, रिसोर्स यूज स्ट्रेटजीज का वहां तक चलेगा, वहां तक ह्यूमन जाएगा, लेकिन कोर में ह्यूमन नहीं जाएगा, कोर में ह्यूमन नहीं जाएगा। तो ट्रांजिशन में लोकल भी रहेगा। तो ट्राइबल्स वगैरह अगर बोल रहे हो कहां पर यूजुअली अभी करंट जो बायोस्फीयर में कहां पे रहते हैं, तो हम लोग उसका आंसर क्या होगा? आप उसका आंसर ट्रांजिशन जोन दो, राइट? एंड फॉरेस्ट्री पीपल एंड रिसर्चर्स कहां तक जा सकता है? बफर जोन में जाएगा, राइट? ओनली फॉर द वाइल्ड कोर, वेरी क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है? ये देखना यहाँ पर बोला था नेचुरल, इसको नेचुरल जोन भी बोला जाता है। ये कोर जोन का डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हो, इन अ नेचर ऑफ द कोर जोन कंप्राइजेस ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। क्लियर कट है, ठीक है? तो काइंडली इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन हिट हो सकता है। तो बाय द वे एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग का कितना, ये देख, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर इधर आया है ना, ये थोड़ा सा देखो इसको।
Concept of biosphere reserve में आ रहा है देख, biosphere reserve is a special category of protected area. Do you think it's protected? Obviously, right? Protected areas of land, either land or even coastal environment, मतलब seaside वाले, ठीक है जी? Now, where the people are in integral component of the system, people are an integral component of the system. People are, मतलब joint forest management, joint forest management. It is just not the forestry officials. So, these are representative examples of natural biomes and contain unique biological diversity communities. The concept of biosphere reserve कौन launch किया था? कौन launch किया था? Almost 45 years ago, 48 years ago. 48 years ago ये concept of biosphere reserve आया था और 1975 as a part of UNESCO's Man and Biosphere program. Very important लिख लीजिए. The concept of biosphere reserve was given by MAB. Now what is the full form of MAB? UNESCO इसको launch किया था Man and Biosphere program. So Man included था. Biosphere reserve Man included था. That means people are an integral component of this particular system. Man and Biosphere reserve. कौन launch किया था ये? UNESCO. 1975, 48 years ago. Right? Dealing with the conservation of ecosystem and the genetic resources contained therein. 2002, there were around 408 biosphere located in 94 countries. There are 16 biosphere reserves in India and some are shown in the figure below. तो NCERT डेटा बायोस्फीयर रिजर्व क्या बोल रहा है देख, आई थिंक 14 बोला है कि 16 बोला, चेक कर NCERT डेटा, वही लिखना है, यहाँ पर जो लिखा है वो नहीं लिखना है. कितना भाई 14 है तो लिख लीजिए 14. इंडिया में कितना है 14, लेकिन ये अपडेट हो चुका है एक्चुअली, अभी 16 हो चुका है, 16 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुका है, ये भी लिख के रखो. NCERT बोल रहा है 14, लेकिन ये 16 हो चुका है. अगर 14 ना देखे 16 देगा तो आप 16 मार सकते हैं. 14 दिया हुआ NCERT, going by NCERT it is 14 biosphere reserves. Please take note of that. So নতুন NCERT তো দেই আছে। এটা দেখে নিতে হবে, এটা তো তোদের নতুন NCERT আছে না, प्रेजेंट NCERT किसी के पास है, देख लेंगे हम लोग, अभी देख लेंगे, ठीक है. डेटा बाकी हाँ, that is, we'll check it once. নতুন NCERT means তোদের ইয়ার তো अभी तो क्लास 11 চলছে, নতুন NCERT 12 তো আসেনি, আছে কোথায় 11 আসছে, 11 আসছে, 12 রিলিজ করেছে, হ্যাঁ প্রথম যখন 11 12 हाँ 12, we'll check it once, we'll check it, right. तो ये है 16 हम लोग के डेटा के हिसाब से 16 है, अगर आप सर्च करोगे तो 16 मिलेगा, राइट. और ये चेंज होते रहता है, ये चेंज होते रहता है, तो NCERT डेटा ही फॉलो करना है. तो NCERT के हिसाब से 14 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया को हिट करेगा. वर्ल्ड में कितना है भाई, वर्ल्ड में 408 ही दिया हुआ है. आई डोंट थिंक दिस डेटा इज नॉट गिवन, ओनली इंडिया वाला डेटा है, जो है वो ये रखिए उसको, ठीक है. 14 इंडिया का, স্যার এখন ছিল NCERT বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, हाँ तो बायोस्फियर रिजर्व नो इट वाज देयर, आई मीन इतना डिटेल में नहीं था, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व वाज ऑलवेज देयर. है सर नोट कर तो वही करने कोई कॉपर्स प्लस हाँ, that was not there, so I just explained that. किया वो ऐड ऑन किया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है इसलिए बोला मैंने. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया तो ये भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी प्रोटेक्टेड एरिया है. आपने देखा स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया. तो अंडर प्रोटेक्टेड एरिया में और भी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये थोड़ा देखिए, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जिसका टेबुलर फॉर्म में वो बुक में पोस्ट हुआ. Now the point is that which is the earliest national park? The Yellowstone in US and the Royal near Sydney, Australia. तो ये Yellowstone National Park जान के रखिए, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर PMTs में आया है, बहुत बार आ चुका है. Which is the earliest national park? The Yellowstone National Park US. ये आपका NCERT में नहीं है, नोट कर लो. And the Royal near Sydney, Australia. ये दोनों earliest है national park. कौन आगे कौन पीछे उतना डिटेल नहीं है. अर्लीस्ट नेशनल पार्क्स बोलने से येलोस्टोन वाला पहले ही आता है, ठीक है. सम ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया. प्रोटेक्टेड एरिया होगा तो क्या होगा, अगर प्रोटेक्ट करेगा तो मेंटेनिंग ऑल वायबल पॉपुलेशंस ऑफ ऑल द नेटिव स्पीशीज एंड सॉर्ट ऑफ नेटिव स्पीशीज का प्रोटेक्शन होगा, जो सिर्फ वहीं पे मिलता है. नेटिव जानते हो ना, द वर्ड नेटिव मींस व्हाट, जो एलियन नहीं है, जो लोकल इंडिजिनस स्पीशीज का प्रोटेक्शन मिलेगा. नंबर 2, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिलीगुड़ी का जो मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो यहाँ पर लोकल मिलता है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, नेटिव स्पीशीज प्रोटेक्टेड रहेगा. समझ में आ रहा है.
maintaining the number and distribution of communities and habitats and conserving the genetic diversity of all present species, preventing human caused introduction of alien species. या अगर आप प्रोटेक्ट करके रखोगे तो ह्यूमन बीइंग्स क्या होगा, उसमें एलियन स्पीसीज, बाहर का स्पीसीज घुसा नहीं पाएगा, क्योंकि एलियन स्पीसीज के कारण लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है. एलियन स्पीसीज आर कंपैरेटिवली सुपीरियर मोस्ट ऑफ देम, राइट. तो एज अ रिजल्ट ऑफ हम लोग जानते हैं कि वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट, एलियन स्पीसीज इन्वेशन. तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन को आप कंट्रोल कर लोगे, राइट. अगर आप उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखोगे तो ह्यूमन इंटरफेरेंस आप कट डाउन कर रहे हो, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट आ रहा है मेकिंग पॉसिबल फॉर द स्पीसीज ऑफ हैबिटेट टू शिफ्ट इन रिस्पांस टू, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर स्पीसीज या हैबिटेट्स टू शिफ्ट इन रिस्पांस टू एनवायरमेंटल चेंजेस. इसका मतलब क्या है, एनवायरमेंट, अगर एक पूरा एरिया को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, ह्यूज एरिया को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माना था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो एक अगर माइक्रो हैबिटेट में कोई एनवायरमेंटल चेंज आता है तो स्पीसीज के पास ये मौका है कि वो जगह थोड़ा सा छोड़ के दूसरे जगह पे कंफर्टेबल एरिया में जा सकता है, समझ में आ रहा है, अगर वो एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा तो यही बोला जा रहा है मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द स्पीसीज टू शिफ्ट इन रिस्पांस टू एनवायरमेंटल चेंजेस. अगर उस एरिया को आप प्रोटेक्ट करके रखोगे ह्यूमन इंटरवेंशन से, क्योंकि अगर ह्यूमंस रहेगा तो जा ही नहीं पाएगा, अगर ह्यूमन रहता है तो जा ही नहीं पाता स्पीसीज डर के मारे. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये सब पॉसिबल हो जाता है, जब भी इस एरिया को आप प्रोटेक्ट कर देते हो तो कंजर्वेशन हो जाता है, समझ में आ रहा है. ऑफ कोर्स इसको आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये जान लेना जरूरी है कि एक प्रोटेक्ट करने से क्या क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट बेनिफिट्स, ठीक है. तो आप लोगों को आइडिया, आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका बायोस्फीयर रिजर्व क्लियर हो गया. सर और क्या पढ़ना है इसके बारे में, और क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्यों किया जाता है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस. कंजर्व करना, ऑब्वियसली कंजर्व करना, एक बायोस्फीयर रिजर्व इकोसिस्टम को कंजर्व करता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप्स एंड इकोसिस्टम, whole ecosystem conservation. So a point to be remembered that अगर हम sanctuary बोल रहे हैं तो specific wildlife conservation, right. उसके बाद में क्या आया, नहीं सॉरी, पार्क बोले, नेशनल पार्क बोले तो specific wildlife conservation, specific animal, not wildlife, specific wild animal conservation, that's national park. Sanctuary specific for few animals but not so specific. What about biosphere reserve, whole ecosystem conservation, a point to be remembered. Right. Next, এটা মনে রাখতেই হবে, conservation of the landscapes and ecosystem. Landscape is before ecosystem, right? Ecological hierarchy में many landscapes are going to, many ecosystems are going to make landscape. May I correct myself? Once more repeat. Many ecosystems are going to make a landscape. I'm going to make a landscape. Example लगा मैंने एक landscape देख रहे हो, उसमें ponds हो सकता है, उसमें grassland हो सकता है. पॉन्ड भी इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड भी है, डूअर्स जा रहे हो पॉन्ड दिख रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड्स भी दिख रहा है, माउंटेन्स भी दिख रहा है, अलग अलग इकोसिस्टम हो रहा है, पूरा मिला के लैंडस्केप है, पूरा मिला के व्हाट, लैंडस्केप. तो लैंडस्केप इकोलॉजिकल हायरार्की में इकोसिस्टम के ऊपर में होगा, सही है. डेवलपमेंट, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच इज कल्चरली, सोशली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल. प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच इज कल्चरली, सोशली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल. हाँ, to promote economic development, कहाँ पे होगा, ट्रांजिशनल जोन, कहाँ पे होगा, ट्रांजिशनल जोन. नेक्स्ट, साइंटिफिक रिसर्च कहाँ पे होगा, बफर जोन. ये देख, साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन. सो ये तीन आप लिख लो, ये की पॉइंट, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड व्हाट, टेल मी, साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. I hope dear students you are following the class. अच्छा लग रहा है? Yes, sir. Okay, this is over. Then can I move on? Can I move on? Sacred forest and sacred lakes वगैरह I think हम लोगों ने डिस्कस कर दिया. A traditional strategy for the protection of biodiversity has been in practice in India and some Asian countries in the form of sacred forests. These forest patches, forests, what are sacred groves?
forest patches. What are sacred groves? Forest patches. Sacred groves of varying dimensions, varying sizes, protected by tribal community due to religious sanctity accorded to them by the tribal people, and that's what we call sacred groves. So sacred groves can be considered as sacred forests. Certain areas which are considered to be what religious, for religious sanctity. Religious sanctity means something which is sacred, something which is what? Sacred. So tribal people believe that, because of their religious beliefs, they believe that those trees and that area is what? Sacred. Okay, holy. So that area they will not allow any deforestation or any killing of the wild. So automatically it gets conserved. And these areas of the forest are called sacred groves or sacred forest. ठीक है? हो गया? अगर ये सब आप लोगों को समझ में आ गया, I think this should be clear enough. लेकिन आपको जो जानना है कि इंडिया में वो कहाँ है? इंडिया में ऐसा सेक्रेट ग्रोव्स कहाँ है? सेक्रेट ग्रोव्स कहाँ पे है? ये देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. In India, the sacred forests are located in several parts. ये पॉइंट एनसीईआरटी में है. Right, like where? Karnataka, Maharashtra, Kerala, Meghalaya. Right? They are serving as refugia. Refugia means what? Habitats, places where they are refugia of what? Rare, endangered, endemic taxa. Endemic means which is found only in that place. Found only in that place, nowhere else, found nowhere else in the world. So, such sacred groves are the places for rare species, yes. Endangered species, yes. Endemic species, yes. Did you understand? Similarly, several water bodies like Kichipudi Lake, here it is. Kichipudi Lake have been declared sacred by the people, leading to the protection of aquatic flora. अगर आपको बोलेगा एक aquatic sacred grove का नाम करो, aquatic sacred grove, right? तो उसमें आ जाएगा खिचीपीड़ी लेक. राइट, एक्वाटिक रिलीजियस लेक अगर आपको पूछेगा तो खिचीपीड़ी लेक का नाम आप लोग लिख के रख सकते हैं. खिचियोपर्ली इज रिटन, खिचियोपर्ली in pronunciation, in local pronunciation over there is खिचीपीड़ी. If you ask, they will all say खिचीपीड़ी, right? लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा जा रहा है खिचियोपर्ली, राइट? ओके, खिचियोपर्ली लेक इन सिक्किम. यस, सो यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव्स. NCERT definition, please. NCERT definition of sacred grove, please. बताइए कोई. NCERT में क्या लिखा हुआ है sacred groves के बारे में? हाँ, so what is a sacred grove? NCERT must have written some forest patches. क्या लिखा हुआ है? Tracts of forest. हाँ? Tracts of forest. Types of? Tracts of forest. Tracts of forest word use किया है. तो sacred groves को terrestrial बोला जा रहा है. Sacred grove terrestrial हो गया, land. Tracts of forest बोल रहा है ना. Read out कीजिए line. NCERT line read कर कीजिए. India has also a history of religious and cultural traditions that emphasize protection of nature. In many cultures, tracts of forests were set aside, and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. हाँ, so these areas are called sacred groves. लिख रहे हैं? Such sacred groves are found in areas. सच, हाँ, कौन सा एरिया दिया है? खासी जयंतिया हिल्स इन मेघालय. खासी जयंतिया हिल्स इन मेघालय. यहाँ से मेघालय लिखा हुआ, खासी जयंतिया हिल्स लिख लीजिए. और that's it. Aravalli hills of Rajasthan. Aravalli hills of Rajasthan not mentioned over here. NCERT follow कीजिए. Then Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra. Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra. यहाँ पर सिर्फ स्टेट का नाम दिया हुआ है. पूरा NCERT छाप दीजिए, इसको ये आएगा. Examples of sacred groves. Examples of sacred groves important. So these are forest tracts, forest patches, sacred groves, forest patches. So sacred lake थोड़ा अलग हो जा रहा है. Sacred lake थोड़ा अलग हो जा, water body होगा जो sacred माना जा रहा है. Example of sacred lake यहाँ पे है तो NCERT में नहीं. NCERT में सिर्फ sacred groves का दिया हुआ. सही है? तो अगर ये हो गया, which particular see which part, कौन सा sacred grove? यहाँ पर NCERT की दिए हैं, একটা Aravalli दिए हैं, और की दिए हैं. जो NCERT एग्जांपल है उसको छापो, ठीक है? हाँ, सो NCERT हर एक एग्जांपल करना पड़ेगा इसका. सेक्रेट ग्रोव्स का एग्जांपल मध्य प्रदेश में है क्या? अरावली हो गया. मेघालय में कौन सा दे रहा है? खासी जयंतिया हिल्स, राइट? एंड आई थिंक व्हिच वन? वेस्टर्न घाट.
This is वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स तो हम लोग जानते ही है। अच्छा इसके साथ और एक क्वेश्चन आता है कि ना, ये सब हो गया, इफ दिस इज डन व्हाट वी नीड टू नो इज XC2। नेक्स्ट थोड़ा सा XC2 कर लेते हैं, एंड XC2 के साथ हम लोग को और एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हॉटस्पॉट्स क्या है, बायोडायवर्सिटी व्हाट हॉटस्पॉट्स, XC2 के बाद में कराते हैं वो। ये देखिए XC2 स्ट्रेटजीज में क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। XC2 strategy, botanical garden, zoo, conservation stands and gene। अच्छा, pollen, gene, pollen, seed, seedling, tissue culture, DNA bank। Gene bank, pollen bank, seed bank, seedling banks, tissue culture banks, as well as what? Tell me, DNA banks। ये सब क्या किस में आ जाएगा? These are going to come under what? XC2। XC2. So seed gene banks are the easiest way to store germplasm of wild and cultivated plants at low temperature in cold rooms। ये नोट कीजिए, तो ये नोट कीजिए, seed gene banks, seed gene banks are the easiest way to store germplasm। Preservation of genetic resources carried out in the field gene banks under normal। ये इंसेट में नहीं है, seed gene banks नोट करो। Seed gene banks are the easiest way to store germplasm। Obviously seeds को store करके रखना easy होगा, और आप seed store करके रख रहे हैं मतलब cultivated plants का या wild plant का seed store करके रख रहे हैं seed gene banks में, right? cold temperature लगा तो easily store हो जाएगा, ठीक है, dry condition में easily store हो जाएगा। तो ये point नोट कीजिए। क्रायोप्रिजर्वेशन भी आ जाएगा इसके अंदर में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस क्या चीज कंजर्व करने के लिए किया जाता है, अगर आपको पूछेगा। particularly useful for conservation of vegetatively propagated crops like potato। अपडेट करो, क्रायोप्रिजर्वेशन के माध्यम से vegetatively propagated plant जो होता है, not propagated through seeds but propagated vegetatively like crop plants like potato, कंजर्व करने के लिए हम लोग क्रायोप्रिजर्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। पॉइंट नोट कीजिए। propagating cone structure type Same over here, potato tuber is being conserved, right? अगर सीड होगा तो सीड को कंजर्व कर लेगा, सीड जीन बैंक यूज करेगा, दैट्स द मोस्ट कॉमन वन। पोलन भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली विच इज इजी, विच इज द इजीएस्ट वन फॉर द सीड प्लांट्स, सीड, राइट। और जो सीड के थ्रू प्रोपेगेट नहीं करता है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है, तो उसके लिए क्रायोप्रिजर्वेशन यूज कर लो, ठीक है। तो थोड़ा देखिएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट भी हिट किया रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैन बी डन। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन बॉटनिकल गार्डन्स इज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस। There are more than 1500 botanical gardens and arboreta। Here it is, what is arboreta? Botanical gardens where specific tree and shrub species are cultivated। What is arboreta? Botanical gardens where specific tree, point to be noted, specific tree and shrub species are cultivated। Not all trees, specific trees, point to be noted। specific trees को कंजर्व करके रखा जाता है या shrubs को, specific trees and shrub species। botanical gardens where specific tree, not just trees बोलने से नहीं होगा, specific tree लिखना पड़ेगा, right? तो टिश्यू कल्चर ये सब याद रखना पड़ेगा। टिश्यू कल्चर XC2 है, डीएनए बैंक XC2 है, सीडलिंग बैंक, सीड बैंक, पोलन बैंक, जीन बैंक XC2 है, बॉटनिकल गार्डन XC2 है, होम गार्डन XC2 है, जूलॉजिकल पार्क्स आल्सो कॉल्ड जूस XC2 है। समझ में आ रहा? और कुछ एक्वेरियम क्या होगा? एक्वेरियम XC2 होगा, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट सफारी पार्क्स। सो सफारी पार्क टेक्निकली क्या होगा? लॉजिकली इट शुड बी अंडर व्हाट? मैन कंट्रोल्ड ना। अगर नेचुरल सफारी पार्क बोलेगा तो wildlife safari park and वाइल्ड लाइफ safari park। कारण रह दीजिए XC2 conservation। बस। Different state national park is national। Different state It will be smaller in size. It is XC2 na. Wildlife safari parks is given under what? XC2. It will be much smaller in size in comparison to this one, national park. And now zoological park is Huh?
zoological park का एक बहुत difference. Zoological park माने zoos. Zoos. सफारी पार्क का एरिया ज्यादा होगा। Safari park. हाँ, obviously. अगर ये पूछा कि जूलॉजिकल पार्क और सफारी पार्क में डिफरेंस क्या है तो दोनों एक्सिक्यू है, करेक्ट ना? सो सफारी पार्क थोड़ा सा ओपन करता हूँ लोग सफारी पार्क। जस्ट अ सेकंड। Example, if you are comparing Alipur Zoo with that of a safari park, which one will be larger? Alipur Zoo is quite big, right? Kolkata Alipur Zoo is also quite big. But if you compare a safari park, like wildlife safari parks, it will be bigger, right? ये देख, safari parks आया सामने are related to the ex-situ conservation of threatened animals and plants. Ex-situ conservation involves maintaining and breeding endangered plants and animals under partially or wholly controlled conditions. ये लिखिए तो ex-situ conservation involves maintaining and breeding also very important. We forget that captive breeding बोला जाता है. Ex-situ में captive breeding किया जाता है. Tiger, इसका captive breeding कराओगे. Captive breeding will happen under where? Zoological parks में. Even वो safari parks में भी होगा, right? So, ex-situ conservation involves maintaining and breeding endangered plants and animals under partially or wholly controlled condition. A very important point to note. Safari parks can help with the conservation of exotic species through captive breeding. Conservation of exotic species माने जो बाहर से आया. What's an exotic species? बाहर से लेके आया है, जो यहाँ पे नहीं native का नहीं मिलता है. ये भी एक very interesting point. Can help with the conservation of exotic species through captive breeding. These programs involve moving individual animals between zoos and safari parks to create the best breeding pairs. This helps to maintain genetic diversity in the captive population. Safari parks also helps with conservation by educating visitors and the public, raising awareness of conservation issues, involvement in endangered animal breeding programs. ये बहुत important point है. Captive breeding कहाँ पे हो सकता है? सफारी पार्क्स में हो सकता है, zoological parks में भी हो सकता है, ठीक है? तो सफारी पार्क में आपका प्लांट भी हो रहा है क्या? टारगेट क्या है? Threatened animals and plants. Threatened animals and plants. लेकिन zoological parks में क्या होगा? Zoological parks में मेन टारगेट क्या रहेगा? Conservation of animals. ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. Plants and animals both यहाँ पे सफारी पार्क्स में. Ex-situ conservation of threatened animals and plants. इसके साथ अगर आप zoological parks को कंपेयर करोगे, zoological park तो zoos बोलते हैं हम. Just ये देखिए, a zoo is a place where animals are exhibited in cages. This is also another point. Whereas safari parks में they are allowed free movement. Allowed what? Free movement. Much wider area animals को मिलता है. दोनों ex-situ है, right? While the safari park allows the animals to roam freely in an environment that resembles wild nature, but still it is ex-situ, right? As in the case of Bali Safari Park, the friends can meet as well as educate about animals and all. So, what is the difference between a zoo and a safari? A zoo has a much smaller enclosures than the safari park, as I told you, right? While they are occasionally put 2 or 3 species together, it's not quite the same. They do have a wider variety of animals at the zoo, especially when it comes to the birds and reptiles, because they're going to put them in the cage and they can ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता है, right? While एक zoo में आपको एक मतलब controlled environment में बहुत सारे animals दिखने को मिलेगा, और इसको पार्क में नेचुरली रखा जा रहा है जितना नेचुरल हो सके और खुला छोड़ दे रहा है, right?
आप सोचो सफारी में जा रहे हो मींस व्हाट, यू आर टेकिंग अ कार व्हिच इज वेल प्रोटेक्टेड एंड गोइंग थ्रू द सफारी। जू में केजेस में दिखता है, ये बेसिक डिफरेंस है, राइट। जू कम जगह पे हो जाएगा क्योंकि उसको आप बांध के रख रहे हो, केज में करके रख रहे हो, सफारी में ह्यूज एरिया लगेगा, दैट्स इट, बट बोथ एक्सिट हुए, राइट। सो वी आर डन। Ramsar, we had done it in the last class. Ramsar पूरी चिल हमने तो Ramsar convention अच्छा तुम लोग का हो गया था, इन लोग का बैच में किया था मैंने रामसर। मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे बैचेस रामसर किया गया था क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन्ड है। थोड़ा सा बोल देते हैं रामसर टॉपिक। रामसर जाने के पहले हम लोग जो कर रहे थे हॉटस्पॉट लिख लो, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी कंप्लीट करो। अच्छा याद दिलाया, रामसर एक बार बोल देता हूँ। रामसर जाने के पहले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट टॉपिक लगा। Now what is a biodiversity hotspot? Biodiversity is not uniform across. अगर आपको ये क्वेश्चन दिया कि across all geographical regions on the earth is biodiversity uniform? Answer is obviously no. तो कुछ जगह पे हाई बायोडायवर्सिटी होता है, वो सब एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, राइट। तो एक बायोडायवर्सिटी, आप एक इंडिया का ये डेटा रख लो, ये इंडिया का ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इंडिया अकाउंट्स फॉर, बोलो, India accounts for only 2.4% of the land area of the world, but it contributes approximately 8% species to the global diversity. So you can understand, भले ही इंडिया का लैंड एरिया in comparison to the world is 2.4%, लेकिन contribution to the world species global diversity is 8%. India's contribution. So you can understand that definitely India is a biodiverse country. This data is there in NCERT. इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन बायोडायवर्सिटी का परसेंटेज, इंडिया कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच टू टोटल ग्लोबल डायवर्सिटी? 8%, राइट। अप्रॉक्सिमेट 8% स्पीसीज टू द ग्लोबल डायवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया काफी बायोडाइवर्स है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट यूज किया था नॉर्मन मेयर्स ने। कौन यूज किया था? नॉर्मन मेयर्स डेवलप्ड द हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट इन 1988, व्हिच आर द क्राइटेरिया दैट अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कब बोलेंगे? जब उसमें काफी हद तक एंडेमिक स्पीसीज है। द डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एनसीईआरटी हैज यूज्ड द वर्ड डिग्री ऑफ व्हाट? एंडेमिज्म एंड स्पीसीज रिचनेस। एंड व्हाट? स्पीसीज रिचनेस। यहाँ पर डिग्री ऑफ थ्रेट बोला जा रहा है, डिग्री ऑफ थ्रेट व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस। ये भी एक पॉइंट एक्चुअली है, लेकिन एनसीईआरटी ये पॉइंट नहीं लिखा है। एनसीईआरटी लिखा है कि नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहीं पे मिलता है और वर्ल्ड में कहीं पे नहीं मिलता है। सो व्हाट द डिग्री ऑफ एंडेमिज्म इन दैट पर्टिकुलर हॉटस्पॉट, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर व्हाट द डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज डज इट हैव, व्हाट द नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर। अंडरस्टूड? ग्रेटर द एंडेमिज्म, greater is the chance that it is going to become a hotspot. Did you get my point? So biodiversity hotspots have high degree of endemism, point one. Number two, it has high species richness. It has high species richness. High species richness means what? If you can talk about species richness, we can talk about that formula over there. क्या formula है species richness और area का? S equal to C into a to the power Z. C into a to the power Z. Correct ना? ये भूल बोला? S equal to C into a to the power what? Z. Z is the slope. Line of regression, right? Regression coefficient. तो ठीक है, steeper the slope, steeper is what? The higher is the species diversity. So S stands for species richness over there. तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का अगर हाई स्पीसीज रिचनेस में तरह-तरह का स्पीसीज है, तरह-तरह का स्पीसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूज स्पीसीज डाइवर्सिटी है। सिंपल वर्ड्स में ह्यूज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड ह्यूज नंबर ऑफ स्पीसीज व्हिच आर ओनली फाउंड इन दैट एरिया, एंडेमिक स्पीसीज। ये दो चीज अगर है तो हम लोग बोलेंगे क्या? वो एरिया एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। समझ गए? तो ये टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? Two characteristic feature of biodiversity hotspots are high degree of endemism and high species richness. That's it. This is to be remembered. तो इंडिया में कितना है? इंडिया में एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? कितना हॉटस्पॉट है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हाउ मेनी आते हैं? देख के बताइए। 34 वर्ल्ड
দেওয়া আছে কত 34 the total number of hotspots are 34 update and most of the hotspots you are going to get in tropics because tropics are biodiverse zones why tropics are biodiverse zones in comparison to the poles already हम लोग को पता है three major reasons हम लोग डिस्कस किए थे regarding glaciation less है in the tropics more solar intensity in the tropics and what less seasonal fluctuation in the tropics right Predictable condition. which one predictable conditions tropics में आएगा less seasonal fluctuation right एक temperature extremes नहीं होता है temperate regions में temperature extremes होता है towards the poles right so total number of hotspots in the world 34 point to be noted और हम लोग में कितना है 3 are there did you miss that I think it is mentioned in NCERT you have missed it 34 hotspots of the world में इंडिया में 3 तो है Western Ghats, Eastern Himalaya and Indo-Burma found in India. Point to be noted, इसको रट लो पूरा. Right, and I would like to tell you ये तीन तो जो hotspot इंडिया में हैं, it also extends to the neighboring countries like Sri Lanka and Indo-Burma. And what? Indo-Burma. So point to be noted. 3 hotspots are there in India, Western Ghats, Eastern Himalaya and Indo-Burma. Right, and these are pretty rich in what? Pretty rich in flowering plants भी लिखना पड़ेगा reptiles amphibians shallow होगा shallow tailed butterflies right shallow tailed butterflies and some mammals and they also show high degree of endemism मैंने बताया आपको high degree of endemism तो होगा because they are found only in this part of the world these species are found only in these areas and nowhere found in the world so इसको लिख लीजिए reptiles amphibians shallow tailed butterflies and some mammals and some mammals are unique for this hotspots in India. तो इंडिया वाला जो हॉटस्पॉट है 3 तो है वर्ल्ड में कितना है 34 है पॉइंट टू बी नोटेड ओके व्हिच आर द 3 हॉटस्पॉट्स नेमली वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न हिमालय राइट हम लोग भी ईस्टर्न हिमालय के नजदीक में हैं ईस्टर्न हिमालय के नजदीक में आ रहा है हम लोग राइट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है ना हम लोग का जो हिमालय है वो ईस्टर्न हिमालय हो रहा है अरुणाचल वगैरह में चले जाओगे वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय हो जाएगा समझ में आ रहा है तो ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न घाट्स का एम्फीबियंस भी हम लोग जानते हैं कि डाइवर्सिटी काफी हाई होता है वेस्टर्न घाट्स इज टुवर्ड्स दैट गोवा वगैरह बॉम्बे गोवा वो जो गोवा का रेंज जा रहा है राइट वो वेस्टर्न घाट्स हो जा रहा है राइट इंडो बर्मा वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न हिमालय if this is done we are over Eastern Himalaya hotspot is extend to northeastern India also. Northeastern India तक जा रहा है. Northeastern India तक जा रहा है and even Bhutan cover हो रहा है. Bhutan cover हो रहा है. ठीक है बस और कुछ करने का जरूरत नहीं है. और कुछ करने का जरूरत नहीं है यहाँ पर. Niche specialization है कोई? Niche Where? specialization. बोलो. Constant environment के साथ niche specialization. Read the line. Such constant environments promote niche Specialization. That is for आप बोलो कि अगर ट्रॉपिकल रीजन में कांस्टेंट एनवायरनमेंट आप बोल रहे हैं बच्चे तो कांस्टेंट एनवायरनमेंट हो रहा है टेम्परेट पोलर रीजन में हो नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ ग्लेशिएशन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर वहां पे आता है क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस होता है तो कैसे अगर क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन होगा तो आप स्पेशलाइज्ड नीड स्पेशलाइजेशन कैसे होगा you suppose you are let us say स्टेबिलिटी अगर घर में नहीं रहेगा पढ़ाई कंटिन्यूटी कर पाएंगे घर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो अगर एक आप घर में स्टेबल है घर का सिचुएशन पूरा स्टेबल है तो हम पढ़ाई कर पाएंगे अगर कंटिन्यूअस अप डाउन हो रहा है घर का माहौल पढ़ाई गया ना नीड स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा राइट आपका जो रिसोर्सेज है आप यूज ही नहीं कर पाओगे बिकॉज कंटिन्यूअसली वो रिसोर्सेज चेंज हो रहा है अगर कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करते रहेगा तो नीड स्पेशलाइजेशन कैसे होगा अगर नीच एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर नीच को यूटिलाइज कर पा रहा है अगर वो क्लाइमेटिक चेंजेस उसमें नहीं आता है तो दोस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल स्टेबली रिप्रोड्यूस ओवर देयर स्टे एंड रिप्रोड्यूस ओवर देयर तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा समझ में आ रहा है तो वी आर डन क्या बच गया है रामसर साइट व्हाट रामसर साइट टॉपिक लगा रामसर
10 कनेक्टेड है, बढ़िया। अच्छा, रामसर साइड लिख लो, रामसर जल्दी से हो गया ऑलमोस्ट। रामसर कवर कर देते हैं। Ramsar sites. So we were talking about Ramsar. Ramsar is a place where जानते हो, ईरान में है। रामसर एक जगह का नाम है, थोड़ा देख लीजिए रामसर क्या है, सुन लीजिए। रामसर एक जगह का नाम है ईरान में। वे बैक इन 1971 में एनवायरमेंटलिस्ट को समझ में आया कि वाटर बॉडीज को कंजर्व करना जरूरी है। मैं लास्ट डे ही फेसबुक में देख रहा था कहीं पे कि कोई पॉन्ड को ना, पॉन्ड एक लोकल एरिया का पॉन्ड को मिट्टी देके डाल के गीटी मिट्टी देके डाल को कवर करने का कोशिश कर रहा, राइट। एक्चुअली यू आर नॉट सपोज टू फिल द पॉन्ड्स एनीमोर विद लैंडफिल। समझ में आ रहा है? उसको लैंड बनाने आप नहीं कर सकते बाय लॉ, बिकॉज वो वेटलैंड कंजर्वेशन, राइट, कम्स अंडर वेटलैंड्स। वेटलैंड माने ज्वालाभूमि एंड वेटलैंड्स आर द प्लेसेस ऑफ डक्स। देखो सिलगुड़ी में डक्स कहाँ है? मिलता है डक, दिखा तो पॉन्ड ही नहीं है प्रॉपर सिलगुड़ी में। आप डुअर्स एरिया में जाओगे पॉन्ड दिखना चालू होगा, राइट। थोड़ा सा गांव एरिया में जाओगे पॉन्ड दिखेगा। तो अर्बनाइजेशन के चक्कर में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वेटलैंड्स खत्म हो रहा है। वेटलैंड खत्म हो रहा है तो वाटरफॉल खत्म। वाटरफॉल एग्जांपल डक फॉल्स अंडर वाटरफॉल। Waterfowl, so for conservation of waterfowls, example ducks. Okay, example cranes. Example what? Cranes will fall under what? Waterfowls में. तो water birds in simple word. Waterfowl. तो waterfowl conservation करने के लिए आप waterfowl का importance है ना इकोसिस्टम में। तो देखा जा रहा है कि वो लोग सब endangered होकर extinct हो जा रहा है। तो इसलिए बोला कि भाई ये बचाना पड़ेगा। वाटर बॉडी तो इकोसिस्टम है। पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम, लेक्स इकोसिस्टम, right? You can't go and fill them up, right? Why fill क्यों करता है? fill कर लेता है कि वहां पे बिल्डिंग बन जाएगा, right? बिल्डिंग बना देगा, सिंपल सी बात है। कुछ सालों तक उसको fill करते रहेगा, फिर उसमें बोलेगा पेपर बना के रिलीज मार देगा। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है? वेटलैंड्स लॉस हो रहा है। तो रामसर लाइक वे बैक इन 1971 में भी दिख गया था ईरान में। देखो, रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी, सिंगल गवर्नमेंट नहीं, एक कोई कंट्री ने लॉन्च है। द इंटर गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। वाइज यूज ऑफ व्हाट? ज्वालाभूमि, वेटलैंड, एग्जांपल एस्टुअरीज, एग्जांपल लेक्स, एग्जांपल ponds, right? And then resources. Convention was signed in 1971 in the Iranian city of Ramsar and came in force in 1975. Right? लिख लीजिए, the name Ramsar comes from the city where the treaty was signed. It's not an acronym. Please take note. पूरा लिख लो इसको। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। The Ramsar Convention is an intergovernmental treaty that provides a framework for the conservation and wise use of wetlands and their resources. The convention was signed in 1971 in the Iranian city of Ramsar and came into force in 1975. The name Ramsar comes from the city where the treaty was signed, not an acronym. The mission of the Ramsar Convention is conservation and wise use of all wetlands through local and national actions and international cooperation as a contribution towards achieving sustainable development throughout the world. As of 2023, India has 75 Ramsar sites, which are wetlands deemed to be of international importance under the Ramsar Convention. Some of the largest Ramsar sites in India include. Point में noted कि इंडिया में as of 2023 75 रामसर साइट्स हैं। मैंने शायद ये ग्रुप में ना एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भेजा था रामसर के ऊपर में, सैटरडे संडे का बैच में। एज आई कैन रिकॉल, मैंने रामसर के ऊपर में कुछ क्वेश्चन वगैरह भेजा था। देखो तो उड़ान बैच सैटरडे संडे प्लीज, मैंने भेजा था ना रामसर के ऊपर में। वो नोट्स को फिर से रीपोस्ट करेगा, रामसर के ऊपर में जो नोट्स भेजा गया था यही ग्रुप में था ना वो मेरा। कौन सा ग्रुप में दिया था मैंने? रामसर जब पढ़ा था। एनीबॉडी? जिसका भी ग्रुप में मैंने रामसर के बारे में शेयर किया था, वेदर मंडे फ्राइडे, ऑल्सो आई डोंट नो वेदर इट वाज मंडे फ्राइडे का ग्रुप।
अगर है आपके पास कृपया करके ग्रुप में पोस्ट कीजिए। मिला किसी को? रामसर मिला तो पोस्ट कीजिए, नहीं तो कम से कम ये लिख लो कि 75 रामसर साइट है इंडिया में, राइट, which are wetlands deemed to be of international importance। तो वाटरफॉल याद रखना, वेटलैंड्स में कंजर्वेशन टारगेट, वन ऑफ द मेजर टारगेट्स होता है कि इसका मेजर टारगेट्स क्या रहता है? Through local and national actions and international cooperation as a contribution towards achieving sustainable development through world conservation of waterfowl लिख के रखिएगा, waterfowl लिख के रखिए। Example ducks, example what? Ducks। Some of the largest Ramsar site in India, Sundarban wetland, चिल्का लेक लिख के रखिए, चिल्का लेक उड़ीसा है ना, उड़ीसा। So which are the Ramsar sites? The wetlands. Ramsar site मतलब the wetlands. Ramsar site is a wetland. Wetlands are designated as Ramsar site because they meet the criteria for identifying wetlands of international importance. So Ramsar sites are wetlands of international importance. Wetlands of what? International importance. The first criteria that the site contains representative rare or unique wetland types. Contains representative rare or unique wetland types. The other 8 criteria cover sites that are important for conserving biological diversity. Ramsar Convention encourages the designation of the sites that meet this criteria. Once designated, these sites are added to the convention list of the wetlands of international importance and they become known as the Ramsar site. मतलब Ramsar site बनने के लिए एक wetland का कुछ criteria होगा। वो क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाता है तो वो रामसर साइट का लिस्ट में आ जाता है और उसको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। Who declares a wetland as a Ramsar site? Who declares a wetland as a Ramsar site? According to the signatory countries can declare wetlands as Ramsar site if they meet one or more of the 9 criteria. How many criteria are there? 9 criteria. वाटर बर्ड के एग्जांपल में देखो, फॉर एग्जांपल अ वेटलैंड मस्ट रेगुलरली सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड, ये क्राइटेरिया है, राइट। मतलब ये तो सिर्फ एक वाटर बर्ड का नाम हम बोल रहा हूं, दैट इज दिस वन डक, राइट। द नेशनल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स वेटलैंड्स टू बिकम रामसर साइट्स। कोई भी जो नेशंस इसके अंदर में वो लोग नॉमिनेट करते हैं कि ये वेटलैंड को रामसर साइट के अंदर में जाना चाहिए, राइट, बिकॉज़ इट इज सपोर्टिंग सो मेनी बर्ड्स, सो मेनी व्हाट एक्वाटिक बर्ड्स। The process involves a thorough assessment of the site, ecological and political aspect. तब जाके उसको रामसर साइट के अंदर में लाया जाता है। तो इंडियन वेटलैंड अच्छा, रामसर कन्वेंशन is known as the Convention of Wetlands. It was established 1971 by UNESCO. Who is the group behind it? UNESCO. Nikhil. Established 1971 by UNESCO. Right? Came into force in 1975. Presently इंडिया में कितना रामसर साइट है? 75, 75. ये देख 75 रामसर साइट्स। ये कंटेंट थोड़ा खोल लेता हूँ, ये कंटेंट खोल लेता है 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट शायद मैंने दिया था, आप लोग इसको ना क्रॉप करके आप यूज कर सकते हैं, क्रॉप कीजिएगा प्लीज। ये जगह पर क्रॉप करके एक बार शायद मैंने शेयरिंग किया था आप लोग। No, not this one. This is important. इसको मैं शेयर कर देता हूँ, मैं क्रॉप करके दे देता हूँ आपको। नहीं तो कोई अगर इसको क्रॉप करके पोस्ट करता हो, तुम लोग जो स्क्रीन में देख रहे हो, मैं इसको अच्छी तरह से क्रॉप कीजिए। Anybody would just do this favor for me? इसको क्रॉप करके अपना ग्रुप में पोस्ट करो। Properly, what are Ramsar site? What is the Ramsar Convention? इंडिया कब ज्वाइन किया था रामसर कन्वेंशन को? कब ज्वाइन किया था? फरवरी 1982। फरवरी 1982, ये देख, ये दिया हुआ 1982 में इंडिया ज्वाइन किया था। 75 रामसर साइट है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, व्हिच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? ऑब्वियसली सुंदरवन होगा।
Obviously what? Sundarban. Which is the first Ramsar site in India? Chilka Lake, Odisha. And Keoladeo National Park were recognized as the first Ramsar sites. Though Keoladeo National Park, Rajasthan, I would like to tell you is mentioned in your NCERT. It is mentioned in your NCERT, so इसमें ये भी एक रामसर साइट है. तो अगर आपका NCERT के हिसाब से रामसर साइट का एग्जाम्पल चाहेगा तो आप क्योलाडो नेशनल पार्क लिखिएगा. Very important question. Give an example of a Ramsar site in India. The first Ramsar site in India was Chilka Lake and Keoladeo National Park, Rajasthan, जो NCERT में है. So this question can come. रामसर साइट में आप केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का नाम लिख सकते हैं. इसमें साइबेरियन ट्रेन्स भरतपुर, यस, साइबेरियन ट्रेन्स, यस, साइबेरियन ट्रेन्स आता है वहां पर. Which Indian state has the most number of Ramsar site? Tamil Nadu, most number of Ramsar site. And which is the smallest wetland? ये आप लिख कर रख सकते हैं. हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड. IAS के लिए इंपॉर्टेंट है. IAS की तैयारी के लिए ये these are the most important questions for UPSC IAS preparation on Ramsar. कोई क्रॉप करके पोस्ट किया भाई? Nobody posted in Saturday Sunday group. Monday Friday में पोस्ट हो चुका है उत्सव से. वेरी गुड. मैं NPRS में शेयर कर देता हूँ इसको. Yes. मंडे फ्राइडे में किया, सैटरडे संडे में पोस्ट कर दिया, ट्यूसडे थर्सडे में कर देता हूं. तो वी आर डन. ड्रग के लिए और एक क्लास लगाना है, होने वाला चीज, राइट. एक क्लास और ड्रग्स नेक्स्ट डे लगा देंगे, राइट, ऑनलाइन में. किस लगा देंगे? ऑनलाइन में कल ही लगा देते हैं. कल की मंडे ना, मंडे तो वो कल नहीं हो पाएगा. कल इज फर्स्ट ना, कल नहीं हो पाएगा. मैं ट्यूसडे मॉर्निंग में कुछ लगा देता हूँ, ठीक है. ट्यूसडे मॉर्निंग 2 तारीख है, ड्रग्स का एक लगा देते हैं. ज्वाइन कर लीजिएगा, सुबह 10 बजे लगा देंगे, ठीक है. ऑलराइट, ऑनलाइन मोड. थैंक यू. मोड ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन, ऑनलाइन. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Recording stopped.